तो बिल्कुल सही सुना बच्चों आपने। सिंथेसिस की शरण में आना है, विश्वास नया जगाना है, विश्वास आपका, विश्वास आपके सपनों का, विश्वास आपके पेरेंट्स के सपनों का। और इसी विश्वास पर खरा उतरने के लिए टीम सिंथेसिस जो है दिन रात एकजुट होकर मेहनत कर रहा है ताकि वो आपके सपनों को उड़ान दे सके। इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर जो है 12th CBSE सैम्पल पेपर। 12th CBSE सैम्पल पेपर का एक पार्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट भी हम पढ़ चुके हैं। वो कौन सा था? सब्जेक्टिव था। 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक जो है वो हमने रीड कर लिया। क्लियर? चलिए 26 के इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन से आज हम शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ से जो है उसके क्वेश्चंस के आंसर जो हमको देने हैं। क्या दिया है आपको ग्राफ में आपको दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपको दे रखी है और नीचे जो है यहाँ पर आपको दे रखी हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो वो ग्राफ में शो की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है? द जनरल ट्रेंड टूवर्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव E0 वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। उनमें से जो है कुछ जो मेन पार्ट जिसे मान सकते हैं हम वो है हमारा एंथैल्पी। ओके चलिए अब देखें कि एंथैल्पी जो है टोटल एंथैल्पी किसके इक्वल होती है बच्चों? देखिए टोटल एंथैल्पी इक्वल होती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देन प्लस में हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, प्लस में हो जाएगी थर्ड क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रेशन की, ओके हाइड्रेशन की। क्लियर? चलिए अब क्या होता है, ये जो एनर्जीज होती हैं दोनों यानी कि फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, एटोमाइजेशन एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी भी है इसको कह सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, यहाँ पे आपको सब्लिमेशन कई बार लिखा हुआ दिखेगा। देखिए अब ये क्या होता है, ये एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो हम देते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी जो है ये निकलती है, ठीक है। एक तो रिलीज होती है और एक को हम ऑब्जर्व करते हैं या उसको हम देते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, अगर ये एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, अगर ये एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर E1 प्लस E2 IE1 प्लस IE2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि ग्राफ जो है वो माइनस का जो चार्ज है उसमें कम होता जा रहा है और प्लस की तरफ वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्यों? ये पूछा है। इसका यही कारण है बच्चों क्योंकि IE1 और IE2 इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इन दोनों की सम की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू घटती जा रही है। दैट्स वाई ग्राफ जो है वो ऐसे जो है इंक्रीज हो रहा है माइनस से प्लस की तरफ। देखिए क्या लिखा है, द जनरल ट्रेंड टूवर्ड लेस नेगेटिव E0 values across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpy. Okay? कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर। कॉपर का यूनिक बिहेवियर क्या होता है? देखिए द हाई एनर्जी टू ट्रांसफर Cu to Cu+2, Cu को Cu+2 में कन्वर्ट करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्या चाहिए होती है? हायर एनर्जी। अब ये जो हायर एनर्जी होती है वो इस हाइड्रेशन को बैलेंस नहीं कर पाती क्योंकि हाइड्रेशन की वैल्यू हमारे पास कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास कम है और इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, तो ये दोनों को बैलेंस नहीं कर पाती। दैट्स वाई जो बिहेवियर होता है इसका वो थोड़ा यूनिक होता है। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, मोर नेगेटिव इज फॉर Mn प्लस Mn ये रहा हमारे पास, Mn ये रहा एंड Zn इनकी जो वैल्यूज है वो मोर नेगेटिव क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए Mn के अब यहाँ पर कहीं पे भी अपन को क्या है, इन्होंने वो नहीं दिए है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो हम उसको +2 मान लेते हैं। Mn+2 एंड Zn+2 इन दोनों को देखें तो इन दोनों को देखने पे आपको लगेगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है।
और जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होते हैं वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं बच्चों। आप देखिए इसमें क्या बता रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी सबशेल इन Mn+2 and the completely filled D10 configuration in Zn+2 are related to their more negative E0 V values। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इनके पास जो है सबशेल्स होती हैं, डी सबशेल्स होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। आपको इनकी प्रॉपर्टीज जो इनके ब्रैकेट्स में दे रखी है उनके बेस पर इनको अरेंज करना है। 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है हमारे पास, तो एक्सप्लेनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसका आंसर ही लिखना है। एनिलीन दे रखा है, इथेनामीन दे रखा है, 2 इथाइलामीन दे रखा है। ओके, 2 इथाइल इथेनामीन ये दे रखा है। अब क्या होगा 2, अब हम एनिलीन बना के देखें एक बार। हाँ जी, एनिलीन बना के देखें तो NH2 ये हो गई हमारी एनिलीन। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला इथेलामीन। ओके, इथेमीन तो क्या से हो गई हमारे पास मेथ एथ एमीन, तो NH2 हो गया। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। इसको वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, CH2 CH3। थर्ड हमें दे रखा है इन्होंने 2 इथाइल इथेनामीन, 2 इथाइल इथेनामीन। ये शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक है बच्चों। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल इथेनामीन की जगह N मिथाइल इथेनामीन है। तो क्या रहा इसका फॉर्मूला देखिए, CH2 CH3 ये हो जाएगा, सेटिस्फाई वैलेंसी CH2 CH3। ओके, हाँ जी, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या दी हुई है इन्होंने, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी आपको इनकी बतानी है। देखिए ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप एंड ये वाला, ठीक है, ये ग्रुप जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को जो क्या करेगा बताइए, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट करता है। और ये वाले जो रहते हैं हमारे पास, देखिए ये वाले जो ग्रुप्स है, ये या फिर नीचे वाला ये या फिर ये, तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं। ये रिपेल करते हैं और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है। तो दैट मीन्स इसके पास रिपेल करने वाले सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, रिपेल करने वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा, एनिलीन की सबसे कम होगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एनिलीन की सबसे कम होगी। सेकंड पे आ जाइए, इसके पास ज़्यादा है, उसके बाद में सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा है और इसके पास मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा है, ग्रुप भी इसका बड़ा है। तो सेकंड जो होगा वो इसकी होगी और सबसे जो ज़्यादा जो है सॉल्युबिलिटी रहेगी इसकी, किसकी रहेगी, इथेनामाइन की। तो ये रहा एनिलीन, एन इथाइलामीन एंड इथेनामाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनामीन, इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट। आपको इसको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जो है वो लगाना है। अब हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रहेगा इथेनोइक एसिड। क्या रहेगा, इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा दिखाता है, देन ये दिखाता है, देन लास्ट में ये दिखाता है। ओके, अब इन दोनों में देखिए, सबसे पहले तो ये दिखाता है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं, एसिड है तो वो दिखाएगा। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पर जो है इससे N जुड़ा हुआ है, ठीक है, इथेनामीन से N जुड़ा हुआ होगा और इससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी। तो ऑक्सीजन जो है उसकी EN वैल्यू ज़्यादा होती है और इसकी EN वैल्यू कम होती है। दैट्स वाई क्या होगा, इथेनामीन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड जो है वो इस क्रम में लगेंगे, इस सीरीज में लगेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, मिथेनामीन एंड एन डाई मिथाइल मिथेनामीन एंड एन मिथाइल मिथेनामीन। तो देखा है बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पे आपको क्या करना है, अपन को पता ही है। फर्स्ट जो है वो ये आएगा, इथेल डाई एन डाई मिथाइल मिथेनामीन। सेम ऊपर वाला देखिए, इसमें स्ट्रेंथ जो होती है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो यह क्या होगा, इसमें जो है ये रहेगा, देन हमारे पास मिथेन रहेगा, देन हमारे पास लास्ट आएगा। ओके, तो ये रह गई हमारी जो है थर्ड अरेंजमेंट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखिए, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइलामीन एंड एन डाइमिथाइल अमीन।
आपको एक टेस्ट बताना है जो इन दोनों में जो है अंतर दिखा सके, डिफरेंस दिखा सके, आपको इनको डिस्टिंग्विश करने का जो है एक क्या दिखाना है, टेस्ट दिखाना है। अब इस टेस्ट का नाम क्या होता है, हिजेनबर्ग टेस्ट, हिजेनबर्ग टेस्ट होगा ये इसका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इस टेस्ट में, इसमें अपन को अगर दे रखी है, पहले हमें दे रखी है एन मिथाइल अमीन, ठीक है। तो एन मिथाइल अमीन क्या है, एक सेकेंडरी अमीन है, ओके, ये क्या है, एक सेकेंडरी अमीन है, जबकि ये जो है वो हमारे पास है टर्शरी अमीन। हाइलाइटर ले लेते हैं, ये जो है हमारे पास ये हमारे पास है टर्शरी अमीन। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हाँ जी, ये जो है ये हमारे पास है टर्शरी अमीन, ओके, और ये जो है ये हमारे पास है सेकेंडरी अमीन। अब इन दोनों की रिएक्शंस हम किसके साथ कराते हैं इस टेस्ट में, हम करवाते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, जिसमें सेकेंडरी अमीन जो होती है वो तो देती है प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट दे देती है, और जो एन डाइमिथाइल इथेनामीन है ये कोई प्रोडक्ट नहीं देती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो ये इनको डिस्टिंग्विश करने का जो है एक बहुत अच्छा टेस्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमें दे रखा है, राइट द रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन followed by reaction of product so formed with bromine water। हाँ जी, तो क्या हुआ इसमें, इन्होंने हमें क्या बोला था, देखिए बच्चों, क्या, राइट द रिएक्शन फॉर कैटलिस्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन आपको करवानी है, नाइट्रोबेंजीन है, हाँ जी, इन्होंने बोला है नाइट्रोबेंजीन फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विद ब्रोमीन वाटर। इसकी रिएक्शन आपको ब्रोमीन वाटर के साथ करवानी है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास, देखिए ये हमें नाइट्रोबेंजीन दे दिया इन्होंने, देन इसको H2 से रिएक्शन करवाई प्लस Na जो है इससे रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया, NH2 मिल गया। अब एनिलीन की रिएक्शन हमने करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन जो है वो मिल गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द हो गया थर्ड, आउट ऑफ ब्यूटेन 1 एंड ब्यूटेन 1 अमीन विच विल बी द मोस्ट स्टेबल सोल्यूबल इन वाटर। अब इसका जो कारण है वो मैं ऊपर ही आपको बता चुकी हूँ। इसमें अपन ने देखा था, क्या देखा हमने, नाइट्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो नहीं थी स्टेबल, ऑक्सीजन बॉन्डिंग थी वो स्टेबल थी। दैट मीन्स जो इसमें जो है ब्यूटेन 1 जो है ये देगा मोर स्टेबल, किसके साथ, मोर सोल्यूबल है वाटर में, और ये जो है सोल्यूबल नहीं है या कम सोल्यूबल है। देखिए क्या बता रहा है, अल्कोहल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ये बताया था हमने, ठीक है। देन फॉर्म्ड बाय अमीन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो था, देखिए इसमें हमने ये देखा था कि इसमें क्या है, O है और इसमें क्या है, N ग्रुप है, और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, दैट्स वाई ये सोल्यूबल ज़्यादा होता है, वो सोल्यूबल कम होता है। तो यही जो रीज़न है वो अपने इस क्वेश्चन में जो है फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए मेटल क्रिस्टलाइज इनटू 2 क्यूबिक सिस्टम फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC whose यूनिट सेल लेंथ आर 3.5 एंड 3.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब 3.5 और 3.0 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ओके, सेंटीमीटर्स में इसको चेंज कर देंगे, तो 3.0 को भी सेंटीमीटर्स में चेंज कर देंगे, तो इतना काम जो है आप पहले ही कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है FCC, इन्होंने बोला है सेम एटम है, एक ही मेटल के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा हमारे पास। अब FCC और BCC दोनों बना रहा है वो, FCC के लिए Z की वैल्यू और BCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, देखिए, हाँ जी, तो क्या है, देखिए FCC के लिए Z की वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू 4, और BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, Z इज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, D इज इक्वल टू रहता है ZM, ओके, देन रहता है Na और फिर रहता है A3। Z की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, M की वैल्यू हमको नहीं पता, Na की वैल्यू हमें नहीं पता,
और हमें वैल्यू सिर्फ एक चीज़ की दे रखी है यहाँ पे, यूनिट सेल लेंथ्स की। तो हमारे पास 3 कितनी 3.0 इंटू 10⁻⁸ ये हमने कर ली थी। मैंने आपको पहले चेंज करना बता दिया था, उसको चेंज कर लेंगे तो 3 को अगर मैं सीधा स्क्वायर करके लिख दूँ और अगर मैं 10⁸ को भी अगर सीधा जो है स्क्वायर करके लिख दूँ तो हमारे लिए थोड़ी सी जो इसकी कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी। ओके, तो चलिए, और नेक्स्ट में क्या है, अगर यही वैल्यूज हम ले BCC के लिए लेंगे तो क्या होगा, D = Z की वैल्यू कितनी है 2 है, M की वैल्यू हमें कोई भी नहीं दी गई है, N की वैल्यू भी हमें नहीं पता और इसकी वैल्यू हमें दी है 3.5। अगेन मैं इसको स्क्वायर लगा दूंगी और साथ में मैं इसको भी जो है स्क्वायर लगा दूंगी। ओके, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब M से M कैंसिल कर देंगे, देन NA से NA कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो है बहुत सी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। क्या रहेगी हमारे पास, 4 में आपके पास रहेगा 2, देन आपके पास ऊपर रहेगा 3.5 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 3। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.26:1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या किया, समझ गए अच्छे से। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट की है। FCC के लिए Z = 4 होता है और BCC के लिए Z = 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 अमीनो एसिड्स आर गिवन बिलो। आपको नीचे 3 अमीनो एसिड्स जो हैं वो दे रखे हैं। पहला दे रखा है एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन, तीनों दे रखे हैं। अब क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा इनसे, हमसे मेक 2 ट्राइपेप्टाइड्स यूजिंग दीज अमीनो एसिड एंड मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ केसेस। क्या करना है, देखिए, अगर हम बताते हैं ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं कोई, तो क्या होगा, इसमें से H2O निकलेगा, एक H तो इसका निकल जाएगा, ठीक है, और एक H और O इसके निकल जाएंगे। तो हमारे पास C+O और NH ये बॉन्ड आ जाएंगे और यही बॉन्ड जो है वो हमको ये बताने के लिए बोल रहा है, इसी लिंकेज को बताने के लिए हमें बोल रहा है। तो तीनों को आप इस तरीके से जो है जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो तीनों को आप इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए मैंने जो जैसा आपको बताया था, यहाँ से H2O निकला तो ये ग्रुप आ गया है, ये ग्रुप आ गया है, एंड इधर ये ग्रुप आ गया है, एंड इधर ये ग्रुप आ गया है। क्लियर। अब देखिए आपको जो है एलानिन को, इन्होंने बोला है एलानिन को, एस्पार्टिक को एसिड को और लाइसिन को, तीनों को बोला इन्होंने। तीनों को आपको क्या करना है, बॉन्डिंग दिखानी है जिसमें आपको लिंकेज दिखानी है। अब इन्होंने बोला 3 टाइप्स से दिखानी है, तो आप क्या, एक केस में तो क्या करोगे आप, एक केस में आप ऐसा दिखा दोगे, दूसरे केस में आप एलानिन को एस्पार्टिक एसिड को पहले कर दीजिए, एलानिन को बाद में कर दीजिए, लाइसिन को जो है लास्ट में कर दीजिए, या फिर लाइसिन को पहले कर दीजिए। तो इसका जो क्रम है, जो सीरीज है, वो आपको थोड़ा चेंज कर देंगे। तो इससे क्या है, दोनों जो एग्जाम्पल्स है वो आपके पास आ जाएंगे, 2 ट्राइपेप्टाइड्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंट एलानिन इन द ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब हमें ये बॉन्ड मिल गया तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो जाएगा। NH3 के पास जो है वो एक ज़्यादा चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यानी कि एक पहले वाले ग्रुप से हट के दूसरे वाले ग्रुप में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ज्विटर आयन। क्या हो गया, ज्विटर आयन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, अब हमको पता है ऊपर से नीचे आते हैं, आप सोचेंगे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा कि बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, है ना, डिसोसिएशन होता है कम होगा। बट फ्लोरीन जो है बच्चों, फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है फ्लोरीन का साइज। दैट्स वाई जो क्लोरीन जो है उसकी सबसे ज़्यादा होती है डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन ब्रोमीन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है, देन आयोडीन की होती है। तो इसका 3rd नंबर पे इसीलिए आता है क्योंकि इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Bi does not form p-pi bonds. Given reason for the observation. Bi does not form p-pi bond as its atomic orbitals are large. क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज जो होता है पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है, Bi का साइज जो है वो बड़ा होता है, and orbitals are large and diffuse, so effective ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। साइज जितना बड़ा होगा अफेक्टिव ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी, ओवरलैपिंग उतनी ही अफेक्टिव कम होगी। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। जस्टिफाई करना है आपको। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका साइज जो है वो छोटा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, दैट्स वाई इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जितना साइज छोटा होगा रिपल्शन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही उसको स्ट्रांगली जो है बाउंड करके रखेगा और रिपल्शन बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स जो है उसका साइज छोटा है। ओके चलिए अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से अपना सेक्शन नंबर डी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन नंबर डी में 3 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। फर्स्ट 31, 32 एंड 33। जो तीनों क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क का रहेगा। ईच क्वेश्चन 5 मार्क का, तो यानी कि सेक्शन डी जो है वो आपको कितना 15 मार्क्स जो है वो देके जाने वाला है। ओके चलिए क्या दे रहा है ये पहला क्वेश्चन देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्शन ऑफ Cu विद डाइल्यूट NaOH3। ठीक है, HNO3। तो दे दिया इसने सी कॉपर की रिएक्शन करवाई है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमें मिल गया है कॉपर नाइट्रेट और प्लस में 2NO और H2O निकल गई है। इसको बैलेंस कर दिया है इक्वेशन को। ड्रॉ द शेप ऑफ ClF3। ClF3 क्या रहती है इसकी शेप? रहती है इसकी शेप टी शेप्ड रहता है ये, क्योंकि इसके अंदर कितने लोन पेयर्स होते हैं बताइए। देखिए ये रहा आपका ClF3, इसके पास 2 जो है लोन पेयर्स हैं और इसकी टी शेप जो है, इसकी टी शेप जो है वो है। ओके क्या शेप है इसकी? टी शेप। नेक्स्ट देखते हैं, X हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 लोवेस्ट फॉर एनी नोन सब्सटेंस। देखिए अब अपन को ये पता ही है हमको कि बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन से भी कम है, दैट मीन्स वो क्या है? हीलियम है। ये हमको सबको पता है, बहुत ही वेल नोन फैक्टर है कि हीलियम ही होगा। इट इज यूज्ड एंड डाइल्यूएंट एंड ऑक्सीजन इन मॉडर्न डिवाइनिंग अपरेटस। अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि डाइल्यूएंट की तरह यूज होता है। तो आइडेंटिफाई द गैस X, विच प्रॉपर्टी दिस गैस मेक इट यूजेबल एज डाइल्यूएंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द गैस? देखिए X हीलियम है, क्लियर। It is used as diluent for oxygen in modern divining apparatus because of its low solubility in blood. Because of its low solubility in blood. Low solubility in blood. तो क्या कारण रहा है इसका? इसकी solubility जो होती है वो ब्लड में बहुत कम होती है, that's why इसकी यूज जो है डाइल्यूएंट की तरह हम इसका करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है? Which property this gas make is हो गया, why is the boiling point of the gas X so low? क्यों है लो? इट मोनोएटोमिक गैस है एक तो, हैविंग नो इंटर एटोमिक फोर्सेस, क्योंकि क्या है ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस है तो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्ट वीक डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हैज सेकंड लोवेस्ट मास, देयरफॉर बॉइलिंग इज लोवेस्ट। बॉइलिंग इसकी लोवेस्ट होती है क्योंकि इसका फुलफिल होते हैं। तो ये क्या होती है? कोई भी रिएक्शन नहीं करती, तो इंटर एटोमिक फोर्सेस जो होते हैं वो होते ही नहीं है, हैविंग नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ऊपर से नीचे आने पर साइज का क्या होता है बच्चों? देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, अब आपको किस में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है। तो ओ स्टाइल से टेल। ओके ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई जो पहले TA की होगी, फिर सेलेनियम की, फिर सल्फर की और फिर H2O की, जो सबसे ज़्यादा होगी वो रहेगी H2O की। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहेगी H2O की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द इंटरफेस ड्यूरिंग द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। क्या होता है? हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डालते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं। फिर हम एक वॉल के साथ में उसको रख के टेस्ट ट्यूब को, उसके अंदर क्या डालना शुरू करेंगे? H2SO4 डालना शुरू करेंगे। ठीक है, मान लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? हमने डाल दिया FeSO4। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए,
तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाल दिया आपने FeSO4 और प्लस में इसको वॉल के पास ले जाकर जो है आप इसके अंदर जो क्या डाल रहे हैं H2SO4 डालेंगे। इससे क्या है एक ब्राउन रिंग जो है वो आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर नज़र आएगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ब्राउन रिंग जो आपको नज़र आएगी और ये जो है वो उस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला पूछ रहे हैं और उस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होगा FeH2ONO+2। तो ये रहेगा हमारा उस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो है तो नो डाउट अगर आपने अच्छे से जो है प्रैक्टिकल्स अपने किए हैं तो क्लोरीन होगी। ओके, ये हम सबको पता होता है कि ग्रीनिश येलो क्लोरीन ही होती है। विच पॉन्जेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, ये भी बिल्कुल सही है, ये हमारे लिए क्लोरीन की ही होती है। इज अ पावरफुल ब्लीच एजेंट ए ऑन ट्रीटिंग विद ड्राई स्लेक्ट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल ही, अब तो हम बिल्कुल सही बोल सकते हैं इसको क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ही देता है ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करने पर। आइडेंटिफाई ए हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि क्लोरीन होता है एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ओके, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ए विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH। चलिए पहले इसका इट्स ब्लीचिंग रिएक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ऑक्सीडेशन करता है तो ये जो इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट है इन्होंने क्या बोला है, हम रिएक्शन किसके साथ करवाने विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH। चलिए तो हॉट, अब इससे पहले ऊपर वाले की रिएक्शन देख ले हम, तो कलर सब्सटेंस जो है उसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो कलर लेस सब्सटेंस बनता है, इसलिए इसका जो यूज होता है वो ब्लीचिंग के लिए होता है। देन NaOH की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाने के लिए बोल रहे हैं तो NaCl हमें मिलता है, प्लस में हमें NaClO3 और प्लस में 3H2O हमें मिलता है। बैलेंस इक्वेशन है, आपको बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है और जो है पूरे क्वेश्चंस के और आंसर्स की PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सिर्फ यहाँ पे इसको समझने का जो है प्रयास करें, समझने का है जो कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में सिंगल क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H6 ऑन ट्रीटमेंट विद dilute H2SO4 containing mercuric sulfate gives compound B. This compound B can also be obtained from a reaction of benzene with acetyl chloride. बेंजीन की रिएक्शन जब एसिटाइल क्लोराइड से करवाते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, बेंजीन की रिएक्शन जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन है और बहुत वेल नोन है। तो कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, फ्रीडेल एसिलेशन रिएक्शन जो है वो होती है कब होती है, यहाँ पे लिख रखा है हमने, बेंजीन की रिएक्शन जब हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एनहाइड्राइड प्रेजेंस ऑफ किसमें, एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में। देन क्या बोलता है, बी ऑन ट्रीटमेंट विद I2 इन एक्विस KOH गिव C एंड द येलो कंपाउंड D आइडेंटिफाई A, B एंड C। चलिए हाँ जी, एक बार क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। सेम जो चीज है वो हम सबसे पहले जो है, आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ये देखिए कि उसका कौन सा पार्ट जो है वो आपके सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है और सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो इजी लगा वो मैंने यहाँ से जो पकड़ा कि AlCl3 जो कि एसिटाइल क्लोराइड बहुत ही नॉन रिएक्शन है, यहाँ से आप इसको की पॉइंट पकड़ लीजिए कि अगर बेंजीन की रिएक्शन मैं इसके साथ करवा दूंगी तो हमारे पास COCH3 जो है वो आ जाएगा और इन्होंने बोला COCH3 हमारा क्या है, B है। देन उन्होंने हमें ये बोला है कि B ऑन ट्रीटमेंट विद I2 KOH और I2 से B का ट्रीटमेंट करवाएंगे गिव C, तो ये C दे देगा। अब इससे करवाएंगे तो क्या होगा कि सॉल्ट मिल जाएगा, पोटेशियम का जो है सॉल्ट मिल रहा है, पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट जो है बच्चों वो हमें मिल रहा है, यहाँ से पोटेशियम सॉल्ट मिल गया। देन हमें ये क्या है, 2 स्टेप्स हमारे पूरी हो चुके हैं, हमें सिर्फ 1 निकालना है। अब हम इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे किससे करवाएं कि हमें ये मिल जाए। अब देखिए ये जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं C डबल बॉन्ड O CH3 जहाँ पर भी हो, अगर हम उसकी रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इथिलीन आ जाती, इथाइलिन जो है वो आ जाती है, तो इथाइलिन वो अपने पास आ जाएगी। तो प्रोडक्ट जो A है वो अभी आपको मिल गया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको 3-4 स्टेप्स की जो है रिएक्शंस देते हैं, आपको करना क्या है उसमें बच्चों, आपको वो स्टेप सबसे पहले चूज करना है जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। उस स्टेप्स के थ्रू जो है
आप वन बाय वन आगे बढ़ते जाइए और आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रिएक्शन फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। देखिए एसीटोन और इथेनॉल आपस में भी रिएक्शन करते हैं, एसीटोन एसीटोन से, इथेनॉल इथेनॉल से, पर आपको क्रॉस करवानी है तो आपको करवाना है एसीटोन की इथेनॉल से। ओके चलिए एसीटोन की रिएक्शन आपको करवानी है इथेनॉल से। यहां पे देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास जो शायद पीछे रह गया कुछ पार्ट हमारा। हाँ जी, तो क्या बोला है इन्होंने बोला है कि आपको रिएक्शन करवानी है एसीटोन की इथेनॉल से। ओके तो चलिए एसीटोन की रिएक्शन इथेनॉल से करवा देंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ये कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट है जो ये दो प्रोडक्ट वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है हमें? नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। कैसे करेंगे आप बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में। बहुत ही वेल नोन सी रिएक्शन है जो मैं आपको शायद पार्ट फर्स्ट में भी क्लियर करवा चुकी हूँ। क्या किया था पार्ट फर्स्ट में? अपन ने अल्कोहल को चेंज किया था। किस में चेंज किया था अल्कोहल को? अपन ने इथेनोइक। वहाँ पे अपन ने किस में किया था? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल को चेंज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें कर रहे हैं। वहाँ पे अपन चेंज कर रहे थे अल्कोहल को किसको? कीटोन या एल्डिहाइड में। तो ध्यान से देखिए यहाँ था हमारे पास अल्कोहल और इसको 3 स्टेप्स रिएक्शन में हमने सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई। जब हमने मिला हमें CH3Cl, देन हमने CH3Cl से KCl की रिएक्शन करवाई। तो KCl जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया तो CN जो है वो इसके साथ चला गया, तो CN आ गया। देन हमने इसके H2O से रिएक्शन करवाई तो HCN जो है निकल के बाहर चला गया और हमारे पास आ गया CH2COOH, यानी कि ये हमारा आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड देखिए प्रोपेनोन टू प्रोपीन। आपको प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनानी है। प्रोपेनोन जो है वो आपको दे रखा है। इसके अंदर आपको क्या करना है? H2 से प्लस आपको लेड से करवानी है इसकी रिएक्शन। देन हो गया प्लेडियम से करवा दी है इनको रिएक्शन। देन CH3 CHOH और CH2 ये मिल गया आपको। देन आपने इसकी रिएक्शन करवा दी है H2SO4 से। तो यहाँ पर हमारी जो है प्रोपीन हमें मिल गई है। ओके क्या मिल गई है हमें? हमारी प्रोपीन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बेंजीन टू M नाइट्रो एसिटोफिनोन। बेंजीन दिया हुआ है, सेम रिएक्शन जो ऊपर वाली थी उसमें से ही कुछ टच में आ रहा है। देखिए एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई तो COCH3 मिल गया। देन COCH3 की रिएक्शन हमने करवा दी HNO3 और H2SO4 के साथ, तो हमें मिल गया ऑर्थोपैरा मेटा पोजिशन मिल जाता है नाइट्रेट। ओके नाइट्रो ग्रुप मिल जाता है इसमें हमको कि कौन सी पोजीशन मिलता है? मेटा पोजीशन पे। ये मेटा पोजीशन पे हमको नाइट्रो ग्रुप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर भी वही रिएक्शन जो हमने बी वाले में निकाली थी उसी से जो सिमिलैरिटी ये रिएक्शन रखती है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33। स्टेट द कोलराउस रूल। ठीक है कोलराउस रूल को स्टेट करना है। कोलराउस रूल क्या बोल रहा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ, रिप्रेजेंट की जा सकती है सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन इलेक्ट्रोलाइट। ओके तो ये था कोलराउस रूल। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप अपनी मर्जी से ही लिख के आएंगे और जो आपने पढ़ा है आपको जैसे भी नोट्स में आपके हैं उसको वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है तो इसका सेकंड है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। क्या करना है? E0 सेल दे रखा है आपको, E0 कैथोड में से E0 एनोड देख लीजिए। E0 कैथोड जो है वो अपन को कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 0.34 और E0 एनोड जो है वो हमें दे रखा है -1.66। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 वोल्ट्स जो है वो हमारा पहले आंसर आ गया। देन इन्होंने हमें बोला है ई सेल माइनस में कर देंगे तो 0.059 लोग जो अपना वाला फॉर्मूला था वो दिया। अब Al + 3 होल स्क्वायर। ठीक है इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए n की वैल्यू जो है वो अपने पास आ रही है 6। क्या है? n की वैल्यू आ रही है 6 और ई सेल 2 - 0.059 6 इसकी वैल्यू हमने लिख दी, लोग हमने लिख दिया। अब Al + 3 2
इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.15, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 0.15, हमने ये रख दी। देन हमें दे रखी है किसकी Cu+2 की वैल्यू, तो वो हमने रख दी 0.025, वो भी रख दिया आपने। देन आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 2 - 0.059/6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 log 0.15, 3 log, अब 2 log और 3 log की वैल्यूज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। आप वो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1.9689 वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट जो है वो हमें कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यूज आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। E0 वैल्यूज के बेस पे आपको ये बताना है कि तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें किसकी वैल्यू है, किसकी सबसे ज़्यादा, तो है 1.51 है वोल्ट किसकी, MnO4 की, तो इसका आंसर है MnO4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ग्राफ क्या कह रहा है हमको, ग्राफ हमें कह रहा है द फॉलोइंग फिगर टू रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ इन्होंने क्या लिखा, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है वर्सेस हमको दे रखा है कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। हेयर मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी, हेयर इज द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हमें पहले ही देख लिया कि मोलर कंडक्टिविटी साइन को देख के हमको पता चल गया। एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हमें पता है सी कंसंट्रेशन होती है। तो इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्लॉट। ठीक है, थर्ड नंबर है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किसका, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। और जो डी ऑप्शन है, डी जो हमारा क्वेश्चन है वो है शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है, आंसर आपके सामने ही पड़ा है, आपको वो बतानी है कि मोलर, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब जो है आप सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका नेचर जो है आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। इसके लिए आपको टाइम मिलता है सिर्फ 5 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। तो चलिए डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, डेफिनेशन मैंने अपने आंसर की भी डाल दी है। सेकेंड है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, कब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, EM इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में जो है वो EM भी इंक्रीज होगी, दैट्स वाई जो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये होगा। हाँ जी, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस लिए होगा, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही, इंक्रीज होती जा रही है, दैट्स वाई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब तीसरा जो है वो हमें पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किसका, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। क्या पूछा है आपने, देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसका कोई आंसर देना चाहें तो हम देखते हैं 0 पे जो कंसंट्रेशन है उसकी क्या है, यानी कि जो ग्राफ है जो एक्स्ट्रा प्लॉट हुआ है उस एक्स्ट्रा प्लॉटिंग में लास्ट जो नंबर है जो 0 पर है वो क्या है, तो यहाँ पे है 150, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 150। नेक्स्ट देखिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये हो गया, शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। देखिए अब इस ग्राफ को यूज करते हुए क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, इस स्लोप को अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, ठीक है, अब इस स्लोप के इस पार्ट को मैं अगर ऐसे प्लॉट करती हूँ एंड इसको ऐसे प्लॉट करती हूँ, क्लियर, तो ये मेरा किस पे आ रहा है, ये तो क्या है ग्राफ इसमें थोड़ा सा शायद ऊंचा नीचा बन गया है। अब यहाँ आंसर की में देखिए, ये देखिए ये स्लोप बिल्कुल क्लियर आ रहा है बच्चों, और ये स्लोप भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ये आ रहा है 0.010 पर और ये आ रहा है 0.020 पर। अब स्लोप जो माइनस में है वो रहेगा -149 - 147 अपॉन में कंसंट्रेशन कितनी 0.01, कितनी कंसंट्रेशन 149 पे कंसंट्रेशन है 0.01 और 147 पे कंसंट्रेशन हमारी है 0.020, तो ये कंसंट्रेशन इतनी अपॉन में लगाएंगे तो 100 इसका हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द स्लोप से जो है जो इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड की जाती है। वैसे तो क्या होता है बच्चों, इतना जो है हार्ड पेपर, इतना जो मतलब इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट हमें क्या है हर तरीके के क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स जो हैं वो रीड कीजिए। और प्लस में बच्चों एक कमी ये रह जाती है कि हम क्या करते हैं, हमें आता सब कुछ है, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं एग्ज़ाम में, हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता। फिर हमें ये लगता है कि हमने पढ़ा तो सब कुछ था और क्या है कि हम लिख के भी सब कुछ आए थे, फिर हमारे मार्क्स क्यों कम आ गए। तो क्या है, आप इसको क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे उसको डिस्क्राइब करके आएंगे। फिर अपने टीचर से पूछिए कि क्या ये मेरा तरीका सही है। अगर वो इसमें कुछ आपको जो है सजेशन देना चाहेंगे तो वो सजेशन देंगे आपको, जिससे कि आपकी क्वालिटी जो लिखने की है, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी जो है वो आपकी जो है इम्प्रूव होगी, है ना। तो इसीलिए आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया है, क्रैमिंग हो गई है, दैट्स इट, मुझे आता है, नहीं। आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी आनी चाहिए, दैट्स वाई आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। वरना ये जो है पेपर जो है वो आपका जो है अगर नेगेटिव मार्क्स आएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को सब कुछ आता था, मैंने सब लिखा, तो ऐसा क्यों हुआ। सेकेंड थिंग कि ऑब्जेक्टिव पेपर अपना 22 मार्क्स का रहता है। आपको मैंने जो है फर्स्ट जो अपना लेक्चर था इसका सैम्पल पेपर का, उसमें बताया था, उससे मत जाने दीजिए अपने हाथ से, क्योंकि वो जो है वो प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए। अगर आपके वो 22 मार्क्स आ जाते हैं तो मान लीजिए कि आपका पेपर पॉजिटिव वे में आपके साथ है, ओके। क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट सभी स्टूडेंट्स करेंगे, मैं फिर कह रही हूँ आपको, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट पे ध्यान दीजिए। 22 मार्क्स का है वो, उस पर ध्यान दीजिए। अब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पे मैम ने बोला है तो ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव पे भी दीजिए, पर ऑब्जेक्टिव को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको वही देके जाएगा अगर आपके जो कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो क्रिस्टल क्लियर हैं तो, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस भी आते हैं हमें, और एक स्टूडेंट ने हमसे ये भी बोला है कि पीरियोडिक टेबल का जो है 1 शॉट लेके आइए। तो पीरियोडिक टेबल का 1 शॉट है वो हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आएंगे, ताकि आपको एग्जाम टाइम में उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। 1 शॉट में पूरी पीरियोडिक टेबल हम कवर करेंगे, एंड क्या होगा कि उस पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने पहले कर चुके हैं, तो अब जो आएगा वो 1 शॉट आएगा पीरियोडिक टेबल का। फुल्ली जो प्रिपेयर्ड रहिए उस पीरियोडिक टेबल के 1 शॉट के लिए। जल्द ही मिलेंगे हम उस 1 शॉट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।